मेरी तो चौहान और मेरे चैनल पीएससी विद ऋतु में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज वीडियो का टॉपिक है हमारा चैनल मॉर्फोलॉजी। जैसा आपको दिख रहा है बोर्ड पर लिखा हुआ है चैनल मॉर्फोलॉजी। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चैनल मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है कि जब नदी जाती है अपने मार्ग पर तो अपने मार्ग में वो किस किस तरीके की आकृति बनाती है, तो उन्हीं सब का अध्ययन है ना चैनल मॉर्फोलॉजी कहलाता है, जलमार्ग आकृति विज्ञान कहलाता है। तो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं क्या नदी विसर्ग क्या होता है, गोकुल झील क्या होते हैं, नदी के प्रतिरूप क्या होते हैं। इसके पहले मैं आपको बता चुकी हूँ जलप्रपात के बारे में, पूरा आपको मैं बता चुकी हूँ है ना। और जलज गर्ती का क्या है, तो आपको अगर जलप्रपात के बारे में पूरा समझना है तो मेरा इससे पहले वाला वीडियो देखिए। आपको वीडियो देखने के लिए ये मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी, या फिर आप मेरे चैनल पीएससी विद ऋतु पर जाकर डायरेक्ट ही उसको सर्च कर लीजिए। वहाँ पर जाकर आपको मेरे सारे वीडियोस मिल जाएंगे और जाकर प्लीज़ वहाँ पर आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को शुरू कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन के साथ वहाँ पर मिल जाए। या फिर गूगल पर जाकर आप पीएससी विद ऋतु करके मेरे चैनल को सर्च करके भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए है ना। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो टॉपिक है, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं नदी विसर्ग के बारे में। नदी विसर्ग मतलब रिवर मेंडरिंग। तो नदी विसर्ग क्या होता है, हमको पता है जब नदी बहती है तो वो सीधी तो नहीं बहती है, वो बहती है बल खाती हुई। जैसे आपने देखा होगा ना सांप कैसा चलता है, सांप इस तरीके का चलता है ना, मतलब वो इस तरीके का सांप चलता है ना। तो विसर्प, विसर्प से ही समझ में आ रहा है, विसर्प सर्प, सर्प मतलब सांप। तो जो सांप की तरह चलती है वो नदी विसर्प कहलाता है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिवर मेंडरिंग। तो मेंडरिंग क्यों बोला जाता है इसको, एक नदी है, तुर्की नदी है मेंडर नदी, वो क्या करती है, वो बहुत ज़्यादा बल खाती है और बल खाती हुई अरब सागर में जाकर वो उसका मुहाना है वहाँ जाकर वो गिर जाती है। तो उसका नाम है मियांडर नदी। तो उसी नदी के नाम पर ये नाम रखा गया है इसका रिवर मेंडरिंग। तो समझ में आएगा रिवर मेंडरिंग नदी विसर्ग मतलब कि जब नदी बल खाती हुई लहर खाती हुई सांप की तरह चलती है ना, तो ये नदी विसर्ग कहलाता है ना। तो जब ये सांप की तरह चलती है तो इसमें भी ये कई तरह की आकृति बनाती है। तो अब क्या होता है कि ये चलती क्यों है, मतलब ये सीधी क्यों नहीं जाती है, लहर खाती हुई क्यों चलती है, इस नदी हमारी लहर खाती ही क्यों चलती है, क्योंकि उसके मार्ग में कई अवरोध आ जाते हैं, ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं। जैसे कि हो गया पत्थर, हो गया कोई छोटी चट्टान हो गई, बड़ी चट्टान हो गई, या कोई अवसाद हो गया, लोड हो गया है ना। तो वो अगर रास्ते में इसके आ जाते हैं तो क्या करता है, वो ऑब्स्टेक कर लेते हैं, वो अवरोध कर देते हैं पैदा। और जो नदी का जो पानी का नेचर है वो किस तरीके का नेचर है, पानी हमेशा अगर कोई उसका रास्ता रोकता है तो पानी वहाँ रुकता नहीं है, पानी अपना दूसरा रास्ता बना लेता है। तो इसी तरीके से जब कोई अवरोध आ जाता है इसमें तो क्या करता है नदी, उस वहां से दूसरी रास्ता वहां से मोड़ ले लेती है और दूसरा रास्ता बना लेती है ना। तो अवरोध अवसाद भी हो सकता है, किसी भी तरीके का अवसाद हो सकता है ये। तो मान लो कि यहाँ पर ये नदी यहाँ चल रही है ना, यहाँ ऐसे देख लो कि ये नदी बिल्कुल ऐसे चल रही है ना। और जब वो समतल मैदान पे आती है ना, जब प्लेन में आती है, समतल मैदान में आती है, तो क्या होता है वहां पर इसकी स्पीड कम हो जाती है। अब स्पीड कम क्यों होती है, क्योंकि वहां ढाल कम होता है। जो उत्तर भारत के मैदान है वहां पर ढाल बिल्कुल कुछ सेंटीमीटर है ना, तो वहां ढाल बहुत कम है। तो वहां क्या होता है, स्पीड इसकी पानी के प्रवाह की जो गति होती है ना, स्पीड होती है वो कम हो जाती है। अब कम होने के साथ क्या होता है, जैसे ही स्पीड कम होती है तो नदी द्वारा अपर्दन और निक्षेपण मतलब एर्जन और डिपोजिशन पानी का बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मान लो यहाँ पर कुछ अवसाद इकट्ठा हो गया, तो नदी क्या करेगी, नदी यहाँ रुकेगी नहीं, नदी यहाँ से ये ऐसे बना लेगी, रास्ता बना लेगी है ना। तो उसमें यहाँ से ऐसा रास्ता बना लिया और ऐसे बहुत सारे अवरोध इकट्ठे हो जाते हैं नदी में, तो ये ऐसे करके रास्ता बना लेती है। और जब एक बार बल खाना शुरू करती है ना तो नदी उसी में और गति से बल खाती हुई चली जाती है और गति से अपर्दन शुरू हो जाता है उसका है ना। तो जब ये नदी एक बार यहाँ से इसने मोड़ ले लिया तो क्या होता है, ये जो इस तरीके का जो मोड़ आता है, तो इसमें हमने फिजिक्स में तो टर्म पढ़े हैं कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस है ना। उसी आधार पर समझना है कि ये वाला जो होता है कॉनकेव क्या होता है, अवतल भाग होता है, अवतल मतलब जो अंदर धंसा हुआ है ना। तो ये वाला ये जो इसका तल हो जाता है अवतल, इसको
ये अबतल ढाल हो गया है ना, या अब इसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉनकेव बैंक। ये इसका अबतल भाग हो गया, और ये जो ऊपर उठ रहा है वो हो गया उसका उत्तल भाग। उत्तल मतलब उठा हुआ, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स बैंक, है ना। क्या करती है नदी, यहाँ जब यहाँ से आ रही है और यहाँ एकदम से ढाल बन जा रहा है यहाँ पर, तो पानी क्या कर रहा है, पानी यहाँ से गोल घूमता हुआ आएगा। जब ये बहुत तेजी से ऊपर से जब स्लोप से जब नीचे जा रहा है तो क्या करता है, पानी बहुत ज़्यादा स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब स्पीड ज़्यादा हो जाती है तो क्या करता है, यहाँ पर ये इसका अपर्दन शुरू कर देता है। तो यहाँ से ये सामान को इकट्ठा करता है, जो भी सामान है, मतलब जो भी अवसाद वगैरह है, जो भी चट्टान है, मिट्टी है, उनको अपर्दित करता जाता है ना, उसका अर्जन करता जाता है, और ले जाके पानी क्या करती है, यहाँ पर इकट्ठा कर देता है नदी, है ना। नदी यहाँ पर उसको इकट्ठा कर देती है, यहाँ से अपर्दन शुरू हो रहा है, हाँ, और ले जाके वो यहाँ इकट्ठा कर दे रही है। तो ये जो भाग हो गया इसको अबतल भाग हो गया इसका, और ये उत्तल भाग हो गया, कॉनकेव बैंक हो गया इसका, ये कॉन्वेक्स बैंक हो गया। लेकिन अब यहाँ पर जब यहाँ से आती ना तो ये तीव्र ढाल होता है, और जब यहाँ आती है तो इसका ये मंद ढाल होता है। तो इसको एक और शब्द बोलते हैं स्कंद ढाल, इसको बोलते हैं। जब यहाँ से जाती है तो एकदम से ढाल, इसका जो प्रवाह है बढ़ जाता है ना, ऊपर से ये इस साइड से जाता है, तो इसको बोलते हैं स्कंद ढाल बोलते हैं, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्लिप ऑफ स्लोप, स्लिप ऑफ स्लोप इसको बोलते हैं। और यहाँ पर क्या करता है ढाल, यहाँ पर आकर वो क्या कर देती है, उसका निक्षेप कर देती है। क्या हो जाता है, जैसे ये हो गया स्लिप ऑफ स्लोप हो गया, और ये वाले ढाल को क्या बोल देते हैं, इसका अधोतल ढाल। अधोतल ढाल मतलब होता है अंदर का अंडरकट स्लोप। समझ में आ गया आपको, स्लिप ऑफ स्लोप और अंडरकट स्लोप क्या मतलब क्या होता है। स्कंद ढाल मतलब जहां से ये एकदम से पानी नीचे जा रहा है, और जैसे ऊपर जाते हैं तो ये थोड़ा सा इसका ढाल मतलब थोड़ा सा इसका प्रभाव कम हो जाता है। तो ये अधोतल ढाल हो गया, अंडरकट स्लोप हो गया, ये हो गया कॉनकेव बैंक हो गया, और कॉन्वेक्स बैंक हो गया, कॉन्वेक्स बैंक हो गया, है ना। तो पानी क्या करता है, यहाँ से ये जब यहाँ आएगा तो यहाँ इसकी जो किनारे है इसको अपर्दित कर देगा, और ये जो प्रोसेस है एक बार जब शुरू होती है तो चलती ही जाती है, चलती ही जाती है, चलती ही जाती है ना। तो यहाँ पर ये पानी इसने इस तरीके का ये बनाया, शुरुआत में बिल्कुल हल्का सा स्लोप था, फिर इसका स्लोप बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, मतलब इसमें जो अपर्दन है वो बढ़ता गया, है ना, निक्षेपण इसका बढ़ता गया। मान लो ये यहाँ पर इसने फिर ये इतना निक्षेप कर दिया, तो ये यहाँ से नदी जाने लगी, इसका जो बहाव है वो यहाँ से बहने लगा, फिर और भी ज़्यादा हो गया, और जब ये बहुत ज़्यादा हो जाता है ना तो क्या करता है, ये जो मेन नदी है वहाँ से ये जो भाग है ये कट जाता है, नदी ऐसे बह जा रही है, और ये जो है ना ये वाला भाग अलग हट के कट गया, हाँ, तो ये कट गया, एक झील का रूप ले लिया, पानी इसमें आ गया, है ना। अब पानी इसमें रुका हुआ है, अब ये कहीं नहीं बह रहा है, क्योंकि नदी के प्रवाह से ये अलग हो गया, नदी का जो मार्ग है उससे अलग हो गया। क्यों अलग हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपर्दन हो गया, और अपर्दन होने के बाद एक समय ऐसा आया कि ये मेन नदी जो थी, मुख्य नदी का जो भाग था उससे अलग हट गया, तो अलग हट गया तो ये इस आकार में आ गया, है ना। तो इसको क्या बोल दिया हमने, गोखुर झील, हाँ, गोखुर झील को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक मतलब क्यों इसे बोलते हैं, क्योंकि ये जो गाय का खुर होता है उसके आकार का, ये झील उसके आकार की होती है, गाय के खुर के आकार की होती है, या फिर गाय के खुर से समझ में नहीं आ रहा है तो जो घोड़े की नाल होती है ना वो भी इसी तरीके की होती है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया ऑक्सबो झील, इसका नाम पड़ गया। तो ऑक्सबो झील कहाँ से कैसे बनती है, गोखुर झील कैसे बनती है, जब नदी में अपर्दन बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, और एक ढाल पे उसका निक्षेपण हो रहा है, एक ढाल पर उसका क्या हो रहा है, अपर्दन हो रहा है। जब अपर्दन बहुत ज़्यादा हो जाता है, हद से ज़्यादा हो जाता है, तो एक समय ऐसा आता है कि वो भाग नदी से अलग हो जाता है, अलग होके वो झील बना लेता है, और इस तरीके की झील होती है, इस आकार की झील होती है, इसे इसलिए गोखुर झील का नाम दिया जाता है। तो ये हो गया, है ना, दो चीज़ हो गई, रिवर मेंड्रिंग मतलब कि नदी जो बलखाती हुई चलती है, नदी विसर्पित मार्ग में क्यों चलती है, बलखाती हुई क्यों चलती है, क्योंकि उसमें अवरोध इकट्ठा हो जाता है, अवरोध आ जाता है,
हाँ, और फिर जब ये अवरोध बहुत ज़्यादा हो जाता है, अपरदन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो क्या बना लेती है, गोखुर झील बना लेती है ये। थर्ड हो गया इसका कि जलमार्ग प्रतिरूप। जलमार्ग प्रतिरूप मतलब चैनल पैटर्न, कि जलमार्ग का प्रतिरूप किस तरीके का होता है, मतलब कि आपने देखा होगा ना कि जब मानचित्र बनाया जाता है किसी भी चीज़ का, जैसे हमारे मध्य प्रदेश का मानचित्र है, तो मध्य प्रदेश का मानचित्र मतलब जो हम उस इकट्ठा सब कुछ उसमें आ जा रहा है, मतलब ऊपर से अगर हम इसको देख रहे हैं तो कहाँ पर इसके पहाड़ हैं, कहाँ नदी हैं, कहाँ पर्वत है, कहाँ पर आबादी है बसी हुई है, तो ये, या कहाँ पेड़ पौधे हैं, तो ये क्लियर मैप में आ जाता है ना, मानचित्र में आ जाता है। तो इसी तरीके से क्या होता है, जलमार्ग प्रतिरूप भी है मैप व्यू ऑफ रिवर, है ना, मतलब कि नदी का मानचित्र दृश्य किस तरीके का होता है, जब हम इसको ऊपर से देखेंगे तो वो किस तरीके की होगी। तो जो जलमार्ग के जो प्रतिरूप होते हैं वो होते हैं 4-5 प्रकार के प्रतिरूप होते हैं। तो जिसमें जो सबसे पहला प्रतिरूप होता है वो होता है सरल मार्ग, है ना। सरल मार्ग मतलब स्ट्रेट, मतलब कि नदी ऐसे बह रही, हल्का सा इसमें मोड़ है, हल्का बिल्कुल, और नदी का पानी इस बहाव से चला जा रहा है। तो ये क्या सरल मार्ग हो गया कि नदी बस एक ही धारा में बहती जा रही है और इस तरीके की है और सिंपल सी बहती जा रही है, सरल, है ना। तो ये हो गया स्ट्रेट हो गया। दूसरा इस मतलब तरंगित मतलब लहर, है ना, कि लहर की तरह किस तरीके से नदी चल रही है, तो मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं सीनियस वे, मतलब जब ये इसका जो लहर है, अपरदन बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है, तो ये क्या इस तरीके की ये एक लहर के रूप में चलने लगती है ना, तरंग के रूप में चलती है नदी। तो सीनियस वे हो गया इसका, ये इस तरीके का हो गया। तीसरा हो गया कि विसर्पित मतलब वही मेंड्रिंग, है ना, जब ये लहर बहुत ज्यादा हो जाता है, ये इस तरीके से ये सांप की तरह बल खाती हुई चलने लगती है, तो ये हो गया विसर्पित हो गया। अब चौथा होता है इसका गुम्फित मार्ग, मतलब ब्राइडेड। गुम्फित मार्ग मतलब ब्राइडेड क्या होता है, कई बार जब नदी में अवसाद बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब ये जो मोड़ आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, अवसाद की वजह से ही तो आ रहे हैं ना। तो जब ये बहुत ज्यादा हो जाता है और नदी इस अवसाद को, जो इसमें लोड इकट्ठा हो रहा है, जो इसमें निक्षेपण हो रहा है ना, जो अवसाद इकट्ठा हो रहा है, उसको आगे ले जाने में असमर्थ हो जाती है। एक समय आता है, पहले तो थोड़ा बहा कर ले जाएगी, मगर एक समय आता है कि जब इसको आगे ले जाने में असमर्थ हो जाती है, तो वो क्या करती है, उसको वहीं छोड़ देती है। हाँ, और इस तरीके के अवरोध इकट्ठे हो जाते हैं नदी में, इस तरीके के। हाँ, तो पानी क्या करता है, पानी यहाँ से बहकर चला जाएगा, यहाँ से बहकर चला जाएगा, यहाँ से बहेगा, यहाँ से, इसमें तो पानी ऐसे ही बह रहा है, डायरेक्शन इसका ऐसा ही है। तो इस तरीके से ये क्या करता है, जब अवरोध बहुत ज्यादा हो जाता है और नदी उसको आगे ले जाने में समर्थ नहीं होती, आगे ले जाने में नहीं ले जा पाती है, तो क्या करती है, वो वहीं छोड़ देती है, उसको उस मार्ग में ही छोड़ देती है, और वो अवरोध हो जाते हैं, अवरोधिका हो जाती है, ऑब्स्टिकल बन जाते हैं वो, और उनको छोड़कर वहीं से वो क्या करती है, बहने लगती है ना, अलग अलग धाराओं में बहने लगती है। अब जो पांचवा इसका होता है शाखा नलिनी। ये वाला जो मार्ग है ये इसी का ही मार्ग है, मतलब इसी तरीके का है। इसमें भी क्या होता है कि अवरोध होता है ना, और नदी उस अवरोध को, अवसाद को आगे ले जाने में असमर्थ होती है, तो दीप के आकार के ऐसे अवरोध इकट्ठे हो जाते हैं, है ना, ऐसे अवरोध इकट्ठे हो जाते हैं और पानी इसमें बहने लगता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है दोनों में। इसमें जो गुम्फित मार्ग है ना, जो ब्राइडेड मार्ग है, ब्राइडेड वे है, उसमें भी ये अवरोध इकट्ठे हो रहे हैं और इसमें भी अवरोध इकट्ठे हो रहे हैं, पैटर्न लगभग सेम ही है इन दोनों का। मगर क्या होता है कि ये जो धारा है, जल के जो धारा है ना, वो क्या करती है, अलग अलग तरीके की होती है, मतलब स्थानांतरित होती रहती है, यहाँ से जा रहा है ना, यहाँ से जा रहा है पानी, और कई बार क्या होता है, पानी बहकर वापस आ जा रहा है। तो ये डायरेक्शन इस साइड का आ गया, वापस से आ गया डायरेक्शन, तो इसमें क्या होता है, इसके जो डायरेक्शन है वो बदलता रहता है। दूसरा क्या है कि इसकी जो चौड़ाई होती है, नदी के दोनों किनारों की चौड़ाई बहुत ज़्यादा होती है अपेक्षाकृत गहराई की, गहराई कम होती है और चौड़ाई इसमें
बहुत ज़्यादा होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब कभी बाढ़ आती है या प्रवाह ज़्यादा होता है ना, जब बाढ़ आती है, पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या उसकी गति बहुत ज़्यादा होती है, प्रवाह बहुत ज़्यादा हो जाता है और पानी इधर उधर फैल जाता है। तो ये हो गया। और शाखा मलिनी वाले में क्या होता है, इसमें भी अवरोध होते हैं, बड़े बड़े अवरोध होते हैं, उनको भी ले जाने में असमर्थ होती है। मगर अंतर क्या है इसमें कि ये जो डायरेक्शन है ना, नदी का जो प्रवाह है, नदी की जो धारा है, वो एक ही डायरेक्शन में होती है ना, ये अलग अलग डायरेक्शन में नहीं भागती, एक ही। क्योंकि इससे थोड़ा ज़्यादा इसमें अवरोध होता है ना, तो एक ही डायरेक्शन में नहीं बहती है ये। और ये देखता कैसे है, जब हम ऊपर से देखेंगे इसका मैप व्यू, जब हम ऊपर, मैप व्यू मतलब ऊपर से हम जब देख रहे हैं, तो ये इस तरीके का कुछ चित्र, कुछ पैटर्न, इस तरीके के 5 तरीके के ये पैटर्न बनते हैं। तो ये हो गया नदी के ये पैटर्न हो गए, है ना। और ये नदी विसर्ग हो गया, गोखुर झील हो गया। तो अब जैसे अभी गोखुर झील हमारे कहाँ कहाँ मिलती है इंडिया में, तो जैसे हमारी गंगा नदी है। नर्मदा नदी तो स्ट्रेट बहती है ना, बहुत ज़्यादा बल खाती हुई नहीं जाती है, हाँ, और ढाल भी कम ही है। लेकिन जो गंगा नदी है वो क्या करती है, जैसे गंगा नदी हो गई या फिर ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कोसी नदी, गंडक नदी, तो इन नदियों में क्या होता है, आपको क्लियरली गोखुर झील बहुत सारे मिल जाएंगे, ऐसे द्वीप भी मिल जाएंगे, अपसाद वाले इकट्ठे हुए द्वीप भी मिल जाएंगे, और ऐसे मार्ग भी उसमें क्लियर समझ में आ जाते हैं अलग अलग तरीके के। तो आज पूरे वीडियो में मैंने आपको बता दिया कौन कौन से पैटर्न बता दिए, चैनल मॉर्फोलॉजी के कौन कौन से पैटर्न मैंने आपको बता दिया आपको रिवर मेंडरिंग क्या होता है, ऑक्सबो लेक क्या होता है, और चैनल पैटर्न्स क्या होते हैं, मतलब कि नदी विसर्ग क्या होता है, गोखुर झील क्या होते हैं, और नदी के जलमार्ग के प्रतिरूप क्या होते हैं, है ना। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगी, अभी उसमें और भी कुछ बचा है कि निक पॉइंट्स क्या होते हैं, यू आकार की घाटी, वी शेप्ड वैली, ये सब मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगी। ये जो मैंने आज आपको समझाया है पूरा, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो आपको तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, है ना। तो उस आपकी जो भी परेशानी हो उस पर विचार किया जाएगा, हाँ। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मेरा भी फ़ायदा हो जाए, मुझे भी मोटिवेशन मिले, हाँ। और मैं भी एक बहुत अच्छे कंटेंट के साथ, मोटिवेटेड रहने के बाद बहुत अच्छे कंटेंट के साथ आपके लिए एक बहुत अच्छा वीडियो बनाकर लेकर आ सकूं और आप उसका आनंद बड़े अच्छे से ले सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।